हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BECE 145 के दिसंबर 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। मतलब 2024 दिसंबर का मतलब ये है कि जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, ये दिसंबर 2024 में, यानी कि जो भी रिसेंटली में जो हुए थे पेपर, उसका पेपर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो उसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको और वीडियोज़ देखनी है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और जो भी वीडियोज़ होंगी वो आपको उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, प्ले के अंदर PYQ लिख के होगा वहाँ पे। ठीक है, जो सब्जेक्ट कोड है वो PYQ आप पे लिखा होगा, तो वही उसका जो है प्लेलिस्ट होगी। ठीक है, आपकी बुक का नाम है भारतीय अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था, जो भी आप कह सकते हैं। पार्ट 1 वाला जो आपका पूरा बुक है उसके बारे में यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, आपको पहले मैं आपका क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ठीक है, दिसंबर 2024 भारतीय अर्थव्यवस्था पार्ट 1, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 3 घंटे। ठीक है, और आपको ईच क्वेश्चंस करने होते हैं, मतलब 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब ये कह रहा है कि इसमें से 2 करने हैं और अगले वाले में से 2, और किसी एक में से 1 और करना है एक्स्ट्रा। ठीक है, यानी कि 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं ऑब्वियसली। ठीक है। बाकी ये लिखा हुआ है यहाँ पे कैसे कैसे करना है। देखो, वहाँ पे से 2 करने हैं, यहाँ से 4 करने हैं। ठीक है, 350 में यहाँ पे आपको आंसर लिखना होगा, इस वाले में वहाँ पे आपको 600 में आंसर लिखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेना पहले, जो भी एग्जाम में पूछेगा तो उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। शुरू करते हैं आज का चैप्टर। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, तो आप काफ़ी हेल्प हो जाएगी, और इससे पहले की वीडियोस भी हैं तो उनको भी आप देख लेना। ठीक है, आपका काफ़ी अच्छा पेपर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन यही आते सेम टू सेम तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आते तब भी आप अपना काम चला लोगे एटलीस्ट। ठीक है, इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके पास, कितने पॉइंट्स रहेंगे आपके पास। पहला क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 1991 के बाद से राष्ट्रीय आय में वृद्धि की प्रवृत्ति का आप विश्लेषण कीजिए। मैं बेसिकली जो नेचर में जो परिवर्तन आया, इंडिया की जो बेसिकली आर्थिक व्यवस्था थी उसमें, उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या क्या हुआ। ठीक है, तो 90 के बाद का बेसिकली जो सवाल है वो है। 90 के बाद हमें पता है हमने LPG मॉडल अपनाया था, तो 90 के बाद वाला वही पूछ रहा है। उस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। तो विश्लेषण में सबसे पहले आएगा कि भाई सुधार पूर्व परिदृश्य, मतलब 90 तक जो है हमारा जो भारत था, उसकी जो वृद्धि दर थी वो 1.1% थी। मतलब बिल्कुल बहुत ही कम थी, कुछ भी नहीं होती इतनी परसेंटेज, मतलब ना के बराबर आप समझो। ठीक है, दूसरी चीज कि सुधारोत्तर तत्वरण, यानी कि 91 के बाद जो समय आया उसमें हमने LPG मॉडल अपनाया, नॉर्मल चीज है। उसमें जो चेंजेस आए उसको अपनाने के बाद वो क्या थे, GDP में वृद्धि हुई हमारी। ठीक है, GDP बढ़ी, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा, आर्थिक जो हमारी संरचनाएं थी उसमें हमने इन्वेस्ट किया, हमने अपनी सड़क वगैरह बनाई, एयरलाइंस बनाई। ठीक है, बंदरगाह बनाए बड़े बड़े। तो उनसे जो है हमारी जो थोड़ी जो रफ्तार थी ना व्यापार की, वो थोड़ी बढ़ी। व्यापार बहुत बड़ा एक बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो उसको व्यापार करना पड़ेगा। तीसरी चीज, नेशनल इनकम में वृद्धि हुई ऑब्वियसली। नेशनल इनकम में वृद्धि कैसे होती है, जब लोग कमाते हैं, बाहर से लोग जाते हैं कमाने के लिए विदेश में, और कमा के लिए क्या आते हैं, तो उसमें नेशनल इनकम में वृद्धि होती है, राइट। क्योंकि व्यापार होगा, हम बाहर देशों को सामान बेचेंगे तो नेशनल इनकम आएगी, मतलब इंटरनेशनल इनकम हमारे देश में आएगी, जिससे कि हमारी इनकम बढ़ेगी ऑब्वियसली। विदेशी निवेश और व्यापार में वृद्धि होता है इससे। ये भी हुआ क्योंकि हमारा जो अर्थव्यवस्था जो पहले बंद थी वह खुल गई पूरे विश्व के लिए, कोई भी हमसे व्यापार कर सकता है। गरीबी में जो है कमी आई ऑब्वियसली। अब ये सब चीज होंगी तो जॉब मिलेगी लोगों को, गरीबी कम होंगी। और ठीक है, उसके बाद 91 के बाद विकास को प्रभावित करने वाले कुछ रीजंस थे, जैसे कि उदारीकरण ने क्या किया, लाइसेंस राज जो है उसको खत्म कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति जो है बिना लाइसेंस के भी जो है अपना व्यापार शुरू कर सकता है, बस वो टॉबैको और जो भी बेसिकली जो हानिकारक चीजें होती हैं उनका सेवन या उन चीजों को ना बनाए। ठीक है, निजीकरण जो है वो बनाया गया, प्राइवेटाइजेशन कर किया गया, प्राइवेट कर दी गई सारी चीजें। वैश्वीकरण यानी कि अपनी जो अर्थव्यवस्था थी उसको सारी दुनिया के लिए खोल दिया हम लोगों ने। IT सेवा क्षेत्र का विकास किया गया, वित्तीय क्षेत्र विकास किए गए। ठीक है, मतलब जो भी जैसे औद्योगिक शहर होते हैं उनको हमने विकसित किया, जैसे कि दिल्ली है, पौंडीचेरी है। पौंडीचेरी तो पहले से ही था, मुंबई है। तो छोटी छोटी जो जो शहरें हैं ना, औद्योगिक शहर जिनको हम कहते हैं, ये हमने विकसित किए। जैसे कि अभी फिलहाल में गुड़गांव एक औद्योगिक शहर है, बहुत बड़ा बन के उभरा है। तो वो एक औद्योगिक शहर होता है, इसको हम विकसित करते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनियां जो है वो वहाँ पे आके इन्वेस्ट करती है, पैसा लगाती है और लोगों को नौकरियां भी देती है।
बुनियादी ढांचे का जो है विकास किया गया। बुनियादी ढांचा मतलब क्या होता है, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हमारा, सड़क, परिवहन, ये सब चीज़ों को हमने अच्छा किया। चुनौतियाँ जो है इसमें प्रॉब्लम भी आएँगी ऑब्वियसली, तो मैंने वो भी एक साथ ही लिख दिया। आपको कोई जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहीं कहाँ पे ढूँढे, चुनौती कहाँ लिखा है। तो चुनौतियों में क्या है, आय असमानता, ऑब्वियसली ये सब होता है जब कुछ लोग, कुछ समाज के व्यक्ति या कुछ जो समुदाय होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ लोग पीछे भी रह जाते हैं। ठीक है? तो आय असमानता भी बढ़ जाती है। स्किल्स के अकॉर्डिंग काम होता है उस समय, फिर कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है लोगों में। जैसे कि आज आप देखते हो, आपके पास कम स्किल्स है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। बेरोज़गारी बढ़ती है, इससे सेवा क्षेत्र पर जो है निर्भरता बढ़ जाती है लोगों की। सर्विस सेक्टर पे जाना जाना पड़ता है उन लोगों का, महामारी जो है उसका प्रभाव बढ़ जाता है। लोग भूखे भी मरते हैं फिर। ठीक है? कंपटीशन की वजह से बहुत सारी नुकसान भी है, लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं। टेक्नोलॉजी का अगर आपको विकास करना है तो आपको कंपटीशन बढ़ाना ही पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है, भौतिक और सामाजिक ऊपरी संरचना में भेद स्पष्ट कीजिए। किस दृष्टि से ऊपरी संरचना किसी देश के विकास पथ को निर्धारित करती है? ठीक है? तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है कि भौतिक और सामाजिक ऊपरी संरचना, ठीक है? सामाजिक, भौतिक और सामाजिक बेसिकली आप समझ के चलिए। तो मैंने क्या लिखा है, पहले भौतिक का एक्सप्लेन किया है कि क्या है भौतिक। तो भौतिक बेसिकली एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि परिसंपत्तियाँ या नेटवर्क जो है उसको हम भौतिक कहते हैं। मतलब भौतिक अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, इसमें क्या आएगा, आपका परिवहन आ गया, जैसे कि सड़क निर्माण है, रेलवे है, हवाई अड्डे हैं, बंदरगाह है, ठीक है? पुल है, सुरंग है, ये बनाना। सुरंग क्यों बनाएँगे भाई? भाई रेलगाड़ियों की लाइन बिछाने के लिए, ठीक है? मेट्रो चलाने के लिए तो सुरंग बनानी पड़ेगी ना, तो उसके लिए सुरंग बनाई जाती है। ऊर्जा में क्या है कि भाई बिजली संयंत्र बनाए जाएँ, अच्छे खासे, मतलब बहुत अच्छी बिजली आए, दिक्कत ना हो लोगों को, फैक्ट्रियों को दिक्कत ना हो बिजली सप्लाई करने में, संचार जो है वो अच्छा रहे, दूरसंचार नेटवर्क, डाक सेवा, ये सारी बढ़िया रहे, जल स्वच्छता हो, सिंचाई हो, तो ये क्या है, ये भौतिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसका विकास करना। ठीक है? इसकी बोल रहा है वो। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि वो हम ये सब कैसे कर सकते हैं, तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, ये विकास को कैसे मतलब बढ़ाता है, विकास को कैसे प्रभावित करता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, जैसे कि लागत में कमी कर देता है। जैसे कि लागत में कमी कैसे करेगा? अब भाई किसी के पास पता चल रहा है हमारे देश के पास बहुत सारे रेलगाड़ियाँ हैं, है ना? मेट्रो है, रेलगाड़ी है, जिससे हम सामान भर के एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है कि हमारी जो पैसे जो एक्स्ट्रा लगते थे, अब देखो कोई एक सामान आप मँगवाओगे मुंबई से दिल्ली में, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। उसकी जो शिपिंग चार्जेज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएँगी, जितना उसका सामान का बेसिकली प्राइस भी नहीं होगा, उससे ज़्यादा उसकी शिपिंग चार्जेज़ हो जाएँगी। तो इससे अच्छा क्या होता है कि जो पहले मतलब बल्क में जो सामान है, जैसे कि रेलगाड़ियों में या बंदरगाह के थ्रू उस जगह पे लाया जाए, ठीक है? उसको वहीं पर रखा जाए। इससे क्या होगा, वहाँ पे सप्लाई अच्छी हो जाएगी, सब जगह को पहुँच जाएगा और सस्ते में मिलेगा लोगों को वो सामान, ठीक है? तो लागत में कमी आती है। लागत में एक चीज़ से और कमी आती है कि भाई फैक्ट्री अगर होंगी वहाँ पे, तो फैक्ट्री के आस-पास में पानी भी है उसको मिला हुआ है, बिजली भी मिली हुई है उसको, ठीक है? जो भी जो कच्चा माल है वो उसको मिला हुआ है, तो वो ईज़िली उस माल का इस्तेमाल करके, कच्चे माल का वगैरह-वगैरह का, वो अच्छा खासा प्रोडक्ट बना के बेच सकता है वो। उसको फिर पूरे इंडिया में फैलाएगा, फिर बाहर भी भेजेगा, तो लागत में कमी आती है ऑब्वियसली इससे, ठीक है? और उत्पाद बढ़ता है, निवेश आकर्षक होता है लोगों का, मतलब बाहर से कंपनियाँ जो देखती है कि यार बहुत फ़ायदा है, ठीक है? लॉजिस्टिक जो है बहुत अच्छा है इंडिया का, तो वो आते हैं यहाँ पे। व्यापार को सुविधाजनक जो है बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे, और बन जाता है व्यापार, बहुत ही ईज़ी रहता है फिर। औद्योगिकरण और शहरीकरण होता है तो उस जगह पे जो है लोगों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए मार्केट बनना बहुत ईज़ी रहता है। बाज़ार विस्तार होता है, रोज़गार पैदा होता है, क्षेत्रीय विकास होता है। ऑब्वियसली जैसे कि दिल्ली है तो उसका विकास कैसे हुआ? क्योंकि भाई औद्योगिक कंपनियाँ आई, लोगों के पास नौकरियाँ आई, तो फिर उनका विकास हुआ। तो ये उस जगह का विकास भी होता है इससे। जैसे कि गुड़गाँव का विकास हुआ आज फिलहाल में, अभी रिसेंटली में हम हमारे पास एग्ज़ाम्पल सबसे अच्छा यही है अभी जा हम रिसेंटली जो विकास की बात करेंगे तो। उसके अलावा सामाजिक अवसंरचना, ये दूसरा टॉपिक है, ठीक है? ये भी पूछा था क्वेश्चन ने। हमने एक भौतिक के बारे में बात की अभी, अब हम बात करेंगे इस वाले टॉपिक के बारे में, क्या सामाजिक के बारे में। तो सामाजिक अवसंरचना मतलब सोशल स्ट्रक्चर। इसमें एजुकेशन देना लोगों को, कॉलेज, स्कूल्स वगैरह बना के, स्वास्थ्य सेवा यानी कि हॉस्पिटल वगैरह बना के, क्लिनिक खोल के, आवास देना लोगों को, रहने के लिए घर देना, शासन जो प्रणाली है उसको बेहतर करना, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर कार्यक्रम जो है वो चलाना लोगों के लिए, ताकि सामाजिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा बना रहे, राइट? इसके अलावा शायद और भी है इसमें, हाँ। इसमें ये कैसे मदद करता है बेसिकली विकास में किसी भी देश की, तो ये मानव पूँजी का निर्माण करेगा, है ना?
मानव पूंजी कैसे? एजुकेशन मिलेगी तो हम हमारे पास आईटी नॉलेज होगी, हम टेक्नोलॉजी में ध्यान देंगे, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हम कर पाएँगे, तो मानव पूंजी का निर्माण होगा और उत्पादन में वृद्धि होगी। इससे लोगों की जो उत्पाद करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव होऊँगा अगर मेरे पास ज़्यादा नॉलेज होगी उस चीज़ के बारे में तो। सामाजिक सामंजस्य और स्थिरता है वो बढ़ेगी, लोगों में बातचीत बढ़ेगी, लोग आपस में अच्छा व्यवहार करेंगे, पैसा होगा तो सब कुछ अच्छा होता है। ठीक है, असमानता और जो स्थिरता है वो बनी रहेगी। नवाचार और जो अनुसंधान है वो बढ़ेगा, रिसर्च बढ़ेगा, इनोवेशन आएगी चीज़ों में, जीवन की जो बेहतर गुणवत्ता है वो आपको देखने को मिलेगी, है ना? आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी हो जाएगी अगर आप आज एसी में रहते हो, क्या रीज़न है इस चीज़ का? ये रीज़न है कि हमारा विकास हो पाया है ना? बहुत सारी कंपनियाँ हैं हमारे पास जिससे कि हम अलग-अलग तरीके की चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है? सब कुछ अवेलेबल है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि पूंजीवाद और समाजवाद की आर्थिक व्यवस्थाओं में भेद स्पष्ट कीजिए। तो पूंजीवाद 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। ये हमें पता ही होता है कि पूंजीवाद का मतलब क्या होता है और समाजवाद का मतलब क्या होता है। अभी मैं आपको बस डिफरेंशिएट करूँगा, इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है, मैं उनको बताऊँगा बस, ठीक है? बाकी थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, सॉरी। सबसे पहले बात करते हैं दोनों की बारे-बारे में बात करेंगे तो आप ईज़ी रहेगा जानने में। पहला है उत्पाद के साधनों का स्वामित्व। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो स्वामी होते हैं वो होते हैं मालिक, बॉस, यानी कि जिसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, जिसने उस कंपनी को बनाया है, वो उस उत्पाद का मालिक है, ठीक है? तो उसके स्वामित्व में वो रहती है। जो समाजवाद है उसमें क्या होता है, सरकार रहती है मालिक, उस प्रोडक्ट की, उस कंपनी का, उस प्रॉपर्टी की मालिक जो है वो सरकार रहती है। सरकार का मतलब हम लोग भी उसके मालिक होंगे उस कम यहाँ पे। सरकार की भूमिका जो है कम होती है इसमें, यानी कि जो पूंजीवाद होता है यानी कि प्राइवेट में, सरकार की भूमिका समाजवाद में ज़्यादा होती है। जो लाभ होता है वो कमाने के लिए जो है यहाँ पे आपको उत्पाद और लागत होती है वो कम होती है, ठीक है? बेसिकली लाभ के लिए यहाँ पे काम होता है मेनली, आप ये समझ के चलना कि जो पूंजीवाद है उसमें लाभ के लिए ज़्यादा काम किया जाता है। दूसरी बार में समाजवाद में जो है लोगों का कल्याण ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लोगों के फ़ायदे की बात यहाँ पे की जाती है समाजवाद में। और बाज़ार की शक्तियाँ संसाधन आवंटन करती है। बेसिकली जो बाज़ार है ना, जो मार्केट है वो खुद ही जो है किसी भी चीज़ के प्राइस फिट करती है और चाहे वो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, वो बाज़ार पे डिपेंड करता है। लेकिन समाजवाद में जो प्राइस है किसी भी चीज़ का, वो सरकार जो है निर्धारित करती है कि भाई इस चीज़ का इतना प्राइस होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे कि रशिया है, तो रशिया में भी यही व्यवस्था है समाजवाद। वहाँ पे सब कुछ सरकार चलाती है, ठीक है? अब वो मार्केट हो चाहे कुछ भी हो, सरकार के ऊपर सारा वो रहता है काम। वहाँ पे भी यही सिस्टम चलता है कि सरकार जो है अपने हिसाब से चीज़ों का प्राइस सेट करती है। अगर उनको लगता है कि भई लोगों के पास खाने की कमी है, तो वो खाने की जो प्राइस है वो कम कर देगी। अब चाहे उस किसी भी व्यक्ति को उससे फ़ायदा हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता सरकार को। सरकार उस चीज़ की प्राइसिंग कम कर देती है ऑटोमैटिकली, ठीक है? प्रतिस्पर्धा जो होती है वो पूंजीवाद में ज़्यादा होती है और यहाँ पे प्रतिस्पर्धा या तो होती नहीं है या फिर बहुत कम होती है, ठीक है? ऐसे समझ के चलना है आपको। आय वितरण जो है वो असमानता की को दिखाता है। यहाँ पे असमानता ज़्यादा होती है पूंजीवाद में, यहाँ पे असमानता का मतलब ही नहीं है, ठीक है? यहाँ पे नॉर्मल सभी समान होते हैं सभी के लिए। एग्ज़ाम्पल इसका पूंजीवाद का यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और समाजवाद का जो एग्ज़ाम्पल है वो नॉर्थ कोरिया है, उत्तरी कोरिया और चाइना है, रशिया है, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल्स इसके हैं। ये और भी हो सकते हैं बट मैंने इतने ही लिखे हैं। ये बेसिकली जो है मतलब पब्लिक फिगर्स हैं तो इनको याद रखना थोड़ा ईज़ी रहता है, इसलिए इनको आप याद रख लेना, काम आपका हो जाएगा। एक और ऐसा ही डिफरेंशिएट करने वाला क्वेश्चन आया था, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन में भेद करना है आपको, तो बहुत ही ईज़ी था। मुझे लगा कि मेरे को करा देना चाहिए क्योंकि आपको फिर क्या पता ना पता हो कुछ लोगों को, तो ईज़ी रहेगा समझने में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो प्राकृतिक में हवा आता है, पानी है, मिट्टी है, खनिज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्ज़ाम में, ठीक है? वनस्पति है, पेड़-पौधे, पक्षी, पशु, जीव-जंतु, सूर्य का प्रकाश, रात-दिन, चाँद, ये सब चीज़ें जो है वो प्रकृति के द्वारा बनाई गई होती है, ठीक है? और एक होती है मानव निर्मित चीज़ें जैसे कि इमारत, कोई भी बिल्डिंग हो गई, सड़कें, पुल पुल हो गए, ब्रिज हो गया, मेट्रो हो गई, औद्योगिक वाहन हो गए जैसे कि गाड़ी है हमारी 4 व्हीलर, 2 व्हीलर 3 व्हीलर, ठीक है? ऐसे ही मेट्रो, रेलगाड़ी, अ, उसके अलावा एरोप्लेन्स, फर्नीचर हो सकते हैं।
जो हमने बनाए हैं उसकी बोल रहा है। वस्त्र हो सकते हैं, वो जो है उपाय, कुछ कुछ नई नई टेक्निक्स हम चीज़ों को हम इस्तेमाल करते थे तो वो हमारे द्वारा बनाई गई हैं। तकनीक का इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना, पार्क जो है, उद्योग सेंटर जो है वो बनाए हैं हमने। और ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे द्वारा बनाई गई हैं। और एक होता है प्राकृतिक, यानी कि जो जो भगवान ने बनाई है, जो प्रकृति ने बनाई है, ठीक है? अपने हिसाब से चीज़ों को क्रिएट किया है। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गरीबी को परिभाषित कीजिए। तो कह रहा है कि एक्सप्लेन पॉवर्टी इंग्लिश में। और सेकंड, भारत में जो 2010 के बाद अपनाए गए गरीबी निवारण उपाय थे उसको जो है एक्सप्लेन करने की कह रहा है कि उसके बारे में टिप्पणी लिखो। टिप्पणी विप्पणी अभी आप भूल जाओ, आपको बस ये समझना है कि 2010 के बाद क्या हुआ था, क्या क्या चीजें लेके आई गई थी सरकार के द्वारा, क्या क्या प्रोग्राम चलाए गए थे, तो वो पूछा है इसमें डायरेक्टली। तो गरीबी को परिभाषित कैसे कर सकते हैं हम लोग, मैंने किया हुआ है कि भाई एक ये जो है बहुआयामी अवधारणा है। सिर्फ गरीबी का मतलब पैसों से नहीं होता है, ठीक है? इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं गरीबी का मतलब। गरीबी का मतलब ये भी हो सकता है कि आप सोच आपकी गरीब है। आप जो है आप पिछड़ी हुई समाज से हो, पिछड़ी हुई सोच से हो। समाज से मेरा मतलब है कि जिनकी सोच अभी भी पुरानी है कि भाई महिलाओं को घर में रहना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, तो वो वाली सोच वाले व्यक्ति गरीब हो सकते हैं, तो उनको भी हम गरीब कह सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है जो गरीबी है इसका कोई एक मतलब नहीं है, बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा इसमें व्यक्ति के पास ज़रूरत की जो चीज़ें होती है उनकी अभाव होता है या फिर नहीं होती है, उनको हम गरीब कहते हैं, ठीक है? अब इसमें गरीबी में मैंने आपको बताया था बहुत सी चीज़ें आती है, जैसे कि भोजन हो गया, पोषण हो गया, घर हो गया, जल हो गया, स्वास्थ्य देखभाल हो गई, बुनियादी सेवा हो गई, सुरक्षा हो गई। सुरक्षा भी जो है गरीबी के अंदर आती है। अगर आपके पास सुरक्षा नहीं है तो आप गरीब हो, ठीक है? अगर आपके पास कुछ सेवाएँ नहीं है, जो बेसिक नीड्स होती है किसी व्यक्ति की, तो आप गरीब हो। अगर आपके पास जल नहीं है, अच्छा पीने के लिए साफ पानी नहीं है, तो आप गरीब हो। तो ये आप गरीबी की जो है कुछ परिभाषा है, तो आप समझ गए होंगे क्या है गरीबी। तो उसके बाद 2010 के बाद जो कुछ उपाय बताए गए थे, वो क्या है कि भई वित्तीय समावेशन जो है वो किया गया है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कुछ प्रोग्राम चलाए गए, जैसे कि जन धन योजना 2014 में चलाई गई थी, ठीक है? उसके अलावा ये आपको ज़्यादा नहीं पड़ेंगी, ठीक है? और रोजगार और आजीविका सृजन जो है वो किया गया था। इसमें क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और गारंटी देना, यानी कि सबको रोजगार मिलेगा, ठीक है? और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में चलाया गया था। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना 2015 में चलाई गई थी, राइट? तो उसके बाद सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के बारे में बता रहे हैं इसमें कि भाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, प्राइम मिनिस्टर विकास योजना, ठीक है? और बीमा भी जो है कुछ जगहों पे, जैसे कि फसल का बीमा करना, इंसान का बीमा करना, ठीक है? आयुष्मान बीमा योजना करके जो चलाई गई थी। अटल पेंशन चलाया गया था, ठीक है? और जो है प्राइम मिनिस्टर गरीबी कल्याण योजना, ऐसी जो है योजनाएँ सामाजिक सुरक्षा जो कल्याण है उसको बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी। 2010 के बाद की जो योजनाएँ हैं वो है ये। इसके अलावा भी और हो सकती हैं, तो आप जो है रिसर्च कर लेना एक बार कि 2010 के बाद जितनी भी सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है, ठीक है? लोगों के कल्याण के लिए, गरीबी खत्म करने के लिए, उनकी लिस्ट बन जाएगी, आपको मिल जाएगी, तो आप उनको याद रख लेना, ठीक है? आपको बड़ा ही हेल्प मिलेगी इससे। एग्ज़ाम में ये पूछता है तो आप ईज़िली लिख पाएँगे। अभी आपको कम लगता है तो आप लिख सकते हो, ठीक है? आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, कमेंट है, आप मुझे ज़रूर बताना। और अगर ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है? बाकी लाइक, सब्सक्राइब वगैरह तो आप कर ही देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। थैंक यू सो मच। टेक केयर।